हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और मेहमान को आपसे मिलवाने लाए हैं। आप हैं मिथिला कला विकास समिति के सचिव और वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनोज झा जी। मनोज झा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तमाम दर्शकों को छठ पर्व की बहुत शुभकामना। मनोज जी, जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारे प्रश्न आज हमारे दर्शकों के लिए कुछ भिन्न होंगे, कुछ अलग होंगे, और ये आपके लिए सोचना मानना जरूरी है कि किस तरह के प्रश्न होंगे, किन किन विषयों पर आज हम वार्तालाप करेंगे, और वो वार्तालाप आप तक कैसे पहुंचेगी, कितनी अच्छी लगेगी, कितनी सटीक होगी, ये हमारे प्रश्नों और प्रति उत्तर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मनोज जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आज के समय में मानव तस्करी की स्थिति क्या है? मानव तस्करी इतना छोटा शब्द सुनने में लगता है जी, इसका व्यापार उतना ही बड़ा है। यह लगभग, यदि हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का ये व्यापार है। और ये इसके तार काफ़ी सारे देशों से जुड़े हुए हैं, देश ही नहीं विदेश से भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसकी स्थिति बहुत ही भयावह है और इसमें नए नए चैलेंज रोज़ आते रहते हैं। मनोज जी, आपने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मानव तस्करी हो रही है, मानव अंगों की तस्करी हो रही है। मानव की हो रही है तो उनके अंगों की भी हो रही है। शायद अंगों के लिए ही मानव तस्करी की जाती है। तो ये इतने बड़े स्तर पर मनुष्य की मानव तस्करी हो रही है, इस पर हमारी सरकार और सरकारी एजेंसियां इसके समाधान के लिए क्या क्या कार्य कर रही हैं, क्या नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमें लगता है शायद इस प्रश्न की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि सरकार बहुत ही साइलेंट वर्क में काम कर रही है। और ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम कैसे इससे निपटें, क्योंकि तस्कर का हमें पता नहीं, वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो तस्कर कहीं बाहर से नहीं आता है, वो इसी समाज का आदमी है, इसी बीच से पैदा होता है, जो कुछ ही पैसों की लालच में शायद ऐसा घिनौना काम कर देता है। और बताएं आपको, तस्करी सिर्फ अंगों का ही नहीं होता है। मानव तस्करी बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जा रहा है आज के दिन में। ये तस्करी की जो समस्या है कितनी गंभीर है इस भारत देश के लिए, और समाज में ये किस तरह से फैलती है, इसको भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी संस्था इस पे बहुत काम कर रही है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें बहुत सारे हमारे सरकारी एजेंसी हमारे पार्टनर होते हैं। यह समस्या बहुत ही गंभीर है जी। जिस तरीके से शरीर में रीढ़ का हड्डी काम करता है, वैसे ही आज के डेट में समाज में ये रीढ़ की हड्डी की तरह जो है विषाक्त होता जा रहा है, जो एक समय आने पे ये इतना बड़ा नासूर हो जाएगा जो हम लोग शायद इसी काम में दिन रात लगे रहेंगे। और हमारे समाज से, हमारे बीच से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे प्रिय गायब होते जाएंगे। और हम समझते हैं जो वो गायब हो रहे हैं, वो गायब नहीं हो रहे हैं, उनका तस्करी किया जा रहा है। ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार की विभिन्न एजेंसियां इस पे काम कर रही है। समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन इसमें सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमें लगता है ये समस्या, आपने कहा हमारे देश की, ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ये विभिन्न देशों की समस्याएं हैं जी। क्योंकि हमारे देश में कुछ अलग विदेशियों की मांग है जो वहाँ से तस्करी कर यहाँ आते हैं, यहाँ से तस्करी करके वहाँ ले जाया जाता है। तो ये देश विदेश तक फैला हुआ है इनका जाल, और इसीलिए इस पे पहुँचना, इस पे एक मुकाम पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है ये समस्या। मनोज जी, आपकी संस्था और आपके संस्था के जो गुणी लोग हैं वो इस मानव तस्करी पर बड़े ही ज़मीनी स्तर पर गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे अपने समाज के लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि मानव जो तस्करी है वो किस क्षेत्र में होती है, किस समाज के हिस्से में होती है, ताकि वो साथी जागरूक रह सकें और इन तरह की समस्या से, मानव तस्करी से बच सकें और अपनों को बचा सकें। देखिए, इस आपके ओम प्रकाश जी, आपके प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आ गए जो शायद इसका जवाब देना पूरे दिन में भी संभव नहीं है जी। लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बताएं जी। मानव तस्करी, बाल तस्करी, महिला
तस्करी, इसका संबंध हमारे समाज के बीच से है। हम जो बाल विवाह कराते हैं, बहुत सारे ब्लॉक में, बहुत सारे पंचायत में, बहुत सारे गांव में हमें देखने को मिल रहा है बाल विवाह। जो आज फिलहाल में आपने पढ़ा होगा, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पे कड़ा टिप्पणी किया है बाल विवाह को लेकर, क्योंकि अभी भी हम लोग बाल विवाह को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक पाने में 100% सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये समाज है। हमारे समाज के बीच में जो लोग आ रहे हैं कहीं से, उनका कोई खास परिचय नहीं होता है, वो परिचय के लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन वो विवाह कर लड़कियों को ले जाते हैं यहाँ से। हमारे समाज के कुछ लोग उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का बहुत बड़ा लेन देन होता है। और हम समझते हैं जो गरीब था, गरीब के बेटी का जो है उद्धार हो गया, किसी तरीके से शादी हो गया, वो शादी नहीं होता है, वो खरीद फरोख्त माना जाता है। हमारे समाज में आज भी पंचायत का सिस्टम है। जब एक लड़का एक लड़की के साथ पकड़ा जाता है तो हमारे यहाँ पंचायत बैठता है, और वो जो पंच होते हैं जिनको हम परमेश्वर मानते आ रहे हैं, हमेशा हमारे साहित्य में कहा गया है पंच परमेश्वर। तो परमेश्वर के जो रूप हैं वो क्या करते हैं, एक दंडात्मक पैसे का लेन देन करते हैं जो दंड के रूप, और फिर लड़की को उससे थमा देते हैं। क्या वो कभी पंच ये समझना चाह रहे हैं जो वो लड़की 1 साल के बाद कहाँ है, उस लड़की का क्या हुआ? इस पे हम फोकस नहीं करते हैं, और यहाँ से तस्करी का काम शुरू होता है। ये एक समाज में स्लीपर सेल की तरह काम करता है, जिसका कोई पहचान नहीं है। हम समझ नहीं पाते हैं जो ये भी तस्कर हो सकता है, और बड़े आसानी से महिलाओं को, बच्चों को, पहले किसी ज़माने में लड़की बच्चे ही ज़्यादातर तस्कर हुआ करते थे, आजकल पुरुष बच्चे को भी काफ़ी संख्या में तस्करी में देखा जा रहा है। यह एक समाज में नासुर की तरह हो गया है, जो मैंने पहले भी बताया है। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो शायद जितना हम देख रहे हैं वो उतना गंभीर और बनता ही जा रहा है। किसी समय में वेश्यावृत्ति के लिए इनका उपयोग होता था, महिलाओं का जो उपयोग होता था, बच्चियों का उपयोग गर्ल्स चाइल्ड के लिए खास करके वेश्यावृत्ति के लिए होता था। लेकिन आज उससे बहुत आगे निकल चुका है मामला। आज जो हम बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, आप सुनते होंगे उन्होंने चेहरे का ट्रांसप्लांट कराया, सर्जरी कराया, हमारे यहाँ उसके लिए भी तस्करी का उपयोग होने लगा है। जो सुंदर लड़की है उसके चेहरे के ट्रांसपेरेंट के लिए भी हमारे यहाँ तस्करी किया जा रहा है, जो बड़े लेवल पे है। जी जी जी। मनोज जी, ये जो आपने जानकारी दी है कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव देहात में छोटे तबके में एक नया व्यक्ति आता है और वहाँ घुल मिल कर रहने लगता है, और वो दोस्ती बढ़ाता है, और फिर किसी बेटी के या महिला के साथ संबंध बनाता है, और उसको दंडात्मक करके एक बच्चे या उस महिला को उसके साथ विवाह के बाद उसके साथ भेज दिया जाता है। तो ये जो मामला इस तरह का चल रहा है, ये क्या पिछड़े क्षेत्रों में चल रहा है, या दिल्ली NCR में भी ऐसा हो रहा है? और ये ऐसा हो रहा है तो इस पर रोक कैसे लग सकती है? ये दिल्ली NCR कहें या जितनी मल्टी सिटी हैं जी, उनकी बात करें, या हम उस गांव की बात करें जहां सड़क नहीं है, जहां लोग जागरूक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जी, इनकी रैकेट हर जगह फैला हुआ है। ये उस गांव में पहले रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद देखते हैं जो कौन से लोग आर्थिक रूप से विपन्नता में हैं, उनको ये टारगेट करते हैं, और फिर टारगेट करने के बाद उनके साथ ये काम होता है, जिसमें यहाँ तक तो गरीबी है, उसके आगे यदि आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। हमारे देश में, या आप अभी हाल फिलहाल में हम शायद कहना चाहेंगे, जो हमारे दिल्ली में एक बड़े हॉस्पिटल का नाम आया था जो ऑर्गन सप्लाई में थे जी, और उनके रैकेट कई देशों से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है। हमारे जो एक बहुत सेंसिटिव घटना एक कलकत्ता में हुई थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा भूचाल आया था, जिसका नाम दे दिया गया बलात्कार का,
लेकिन वो बलात्कार नहीं था, वो ऑर्गन सप्लाई का एक चेन था जिसको तोड़ने के लिए उस हमारी जो डॉक्टर सहायिका थी, जो आगे जाके शायद बहुत बड़ी डॉक्टर बनती, वो अपना उनको जान गंवाना पड़ा। जी जी जी। तो ये एक ऐसी घटना नहीं है जिसको हम गांव तक देखें, ये ऐसी घटना है जिसको यदि आप देखें तो बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है, और ये बड़े अच्छे सिस्टमेटिक संगठनात्मक रूप से काम करने में सक्षम हो जाते हैं, और हम लोग उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। बहुत हम लोगों ने बहुत सारा रेस्क्यू किया है अभी तक, जो बचाने में कामयाब हुए हैं अभी तक। उसमें हम देखने बाद में पता चलता है जो ये कहाँ से क्या होने वाला था, और शायद हमें यदि लगता है जो मैंने यदि बचा लिया उन्हें, तो हमें लगता है जो हमारा जीवन सफल हो गया, हमने एक आदमी को जिंदगी में बचा लिया, एक व्यक्ति को जीवन दे दिया। जी जी। तो ये इतना बड़ा मामला है जो शायद सरकार बहुत गंभीर है इसको लेकर। और आपको बता दें 2013 में भी इसमें संशोधन हुआ, बांग्लादेश के साथ मेरा कई समझौता हुआ हमारे देश का, और अलग अलग एक्टिविटी को लेकर अलग अलग एक्ट 370 के तहत भी इसको जो है लिया गया। 23A के तहत इसका हमारा शुभारंभ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक बाल संरक्षण इकाई नाम की एक संस्था है जो सरकारी संगठन है। वो क्या करती है, वो हर गांव में, हर पंचायत में बाल संरक्षण समिति बनाती है। बाल संरक्षण समिति में क्या होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के मुखिया उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बनाया तो बहुत सोच समझ के गया, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने की जरूरत है, इसको एक्टिव रूप में लाने की जरूरत है, उनको भावना से अवेयरनेस करने की जरूरत है उनके। जब तक, क्योंकि आपके दिल में जब तक भावना नहीं होगा जो हम इस पे काम करें, तब तक आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप मनोज जी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, और ये कहें कि आपकी बातचीत से, आपके अनुभव से हमारे दर्शक जागरूक हो रहे हैं कि किस तरह से मानव तस्करी से हम बच सकते हैं या अपनों को बचा सकते हैं। हम आगे चलते हैं मनोज जी। हमारा प्रश्न है कि मानव तस्करी को अंजाम देने वाले लोग किन किन तरीकों का उपयोग करते हैं? जहाँ तक हम लोगों का जो कार्य करने का क्षमता है, उसके हिसाब से जो हम लोगों ने देखा है, बड़े अच्छे तरीके से इनका रिकॉग्नाइज्ड वे में वर्क होता है, जो शायद आपको लगेगा जो बहुत सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है। ये हमेशा रेल या बस का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। घर से लेके जो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आता है, उसको ये नहीं पता होता है जो आगे कौन इसको ले जाने वाला है जी। उसे ये नहीं पता होता है जो आगे इसको कौन ले जाएगा। वो स्टेशन तक छोड़ने की जिम्मेदारी उसकी होती है, वो पैसे दे दिया जाता है उसको, वहाँ छोड़ के वो चला जाता है। वहाँ से फिर एक नए चेहरे आते हैं, फिर वो उसको आगे लेके जाते हैं। हम अब जिक्र करना चाहेंगे इसमें और धन्यवाद भी देना चाहेंगे रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ का। आरपीएफ की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। आरपीएफ हमेशा इसके लिए बड़ा तत्पर रहता है और हम लोग मिलकर काम करते हैं आरपीएफ के साथ। हमने देखा है कई बार ऐसा स्थिति हो जाता है उनको, जो अपने ड्यूटी का जो समय सीमा है उसको पार करते हुए उनको वर्क करना होता है। क्योंकि जब हम किसी रैकेट का पीछा करते होते हैं जी, तो हमें न समय का ध्यान होता है, न प्रोटोकॉल का ध्यान होता है, न स्टेशन का ध्यान होता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रहता है, वो रहता है जो इस बच्ची को हर हाल में हमें रेस्क्यू करना है, इस बच्ची को हर हाल में हमें वापस लाना है जी। तो आरपीएफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इसमें, जो बहुत अच्छे लेवल में सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। मनोज जी, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी सरकार मानव तस्करी को रोकने के लिए क्या क्या ठोस कदम अपना रही है या अपनाती है? हमारी सरकार, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी सरकार बहुत ही एक्टिव रूप में इसमें काम कर रही है। इसमें बहुत सारी टीमें बनी हुई है। बॉर्डर पे हमारा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत ही बारीकी से इस पे नज़र रखता है, क्योंकि हमेशा हम नेपाल के बॉर्डर पे काम करते हैं। हमने देखा है जो इंडिया से आप नेपाल चले जाइए, हमारे यहाँ का कानून वहाँ कुछ नहीं कर पाता है, हमारे यहाँ का सिस्टम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसको रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल
हमेशा टाइम टू टाइम इसका ट्रेनिंग चलाता रहता है, वहाँ के लोगों से मिलता जुलता रहता है और शायद इसी वजह से बड़े बड़े कार्य में सफल हो पाते हैं। जी जी जी। सरकार इसके लिए अलग अलग टीम बना रखी है, अलग अलग एनजीओ के माध्यम से ये काम हो रहा है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसमें बहुत अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं, बहुत रिस्क लेके काम कर रहे हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दें, हर स्टेट में इसके लिए अलग से फोर्स का गठन हुआ है जो बाल संरक्षण समिति पे काम कर रही है। तो ये एक मुद्दा जो है बहुत ही संगीन मुद्दा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम मीडिया में नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी इंटरनल ये काम चलता है। जी 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 जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें जो देखने को मिला है अभी तक, वो सरकारी संस्थान बहुत ही एक्टिव रूप में काम करती है, लेकिन ज़रूरत है सरकार को इससे ज़्यादा एक्टिव होने की, इससे ज़्यादा फोर्स की, इससे ज़्यादा विश्वसनीय टीम की। मनोज जी, जैसा कि आपने हमें बताया और हमें सूत्रों से पता लगा कि आप और आपका संगठन, आपकी टीम ज़मीनी स्तर पर मानव तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयास कर रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा किए गए रेस्क्यू या मानव तस्करी रोकने के लिए ऐसा कुछ संस्मरण हमारे दर्शकों को बताएं जिससे आपको वो तस्करी को रोकने में बड़ी चुनौती आई हो। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है जी, और चुनौती तो हमेशा होता है क्योंकि हम लोग एक समाज सेवी हैं। हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, हमारे पास उनसे कोई तुरंत लड़ने की क्षमता नहीं है। जी। यदि हमारे पास है तो वो हमारा हौसला रहता है जो हमेशा साथ रहता है, हमारी इच्छा शक्ति रहती है जो हमेशा साथ रहता है, जो किसी भी तरह से हम इसको बचा पाएंगे, इस बच्चे को बचा पाएंगे, इस महिला को बचा पाएंगे। ये सिर्फ हौसला होता है हमारे पास जी, और हम उसी हौसले से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो चैलेंज आता है वो बहुत बड़ी बड़ी चैलेंज आता है क्योंकि उनके पास उनका रैकेट होता है, उनके पास सारे हथियार होते हैं, वो कैसे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं उनके पास ये भी होता है। हम लोग आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे जगह जब रेस्क्यू करने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है क्योंकि शायद उन्हें लगता है जो इस आदमी को नुकसान करने से उनका फायदा हो सकता है, उनके रास्ते खुल जाएंगे। वाह वाह वाह। तो उस स्थिति में भी हम लोग डटे रहते हैं और इनका पीछा करते रहते हैं। हम आपको बता दें, हम लोग एक नेपाल के बॉर्डर से हम लोगों को पता लगा जो ऐसे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक से कुछ हुआ है घटना और हम लोग वहाँ से निकले उसका पीछा करते हुए। हमने हर जगह आरपीएफ के माध्यम से पता किया जो इस जो महिलाएं हैं इनके साथ ये हैं, पता कीजिए। तो पता लगा जब वो टीम उनको पकड़ी तो बोले जो नहीं, नन बनने जा रहे हैं ये लोग। तो हम क्या कर सकते हैं, नन बनने उनका भाई अधिकार है, वो नर्स की ट्रेनिंग लेंगे, उनका अधिकार है, वो क्या पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे। अब यहाँ एक चैलेंज आ जाता है हमारे पास। चैलेंज ये आता है जो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें जो नहीं, ये नन बनने तो है नहीं, ये नर्स बनने नहीं जा रही हैं, ये अपने मामा के साथ नहीं जा रही हैं, ये व्यक्ति कोई और है, ये व्यक्ति कोई और है। लेकिन या तो किसी न किसी रूप में उनके पास ऐसा दबाव रहता है वो खुलकर बोल नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का एक अपना इंटरनल सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत उनका पीछा हम लोग करवाते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ही गैप मिला तो फिर उनसे बात किए जो नहीं, तुम तो ऐसे नहीं जा रहे थे, तुम्हारा तो ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो बात से यदि हम लोगों को पता लगता है जो नहीं, कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है, तो उसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। उसमें समय भी लगता है और उन्हें जब लगता है जो हम घिरने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फरार हो जाते हैं। तो ये कई बार हुआ है ऐसा। वाह 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 वाह। मनोज जी, समाज में जागरूकता बढ़ाने और मानव तस्करी को रोकने के लिए सामुदायिक स्तर पर हमें और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मैंने बताया जो सरकार की योजना है, जो बाल संरक्षण समिति बनी हुई है और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महिला शक्ति जो मिशन की शुरुआत किया है उन्होंने, उसके तहत एक सेंटर बनाया गया है जो आपने प्रश्न पूछा था जी, जो इसके लिए सहूलियत किया है।
जी। तो क्या होता था, जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हमें कई एजेंसी के दौर से गुजरना पड़ता है। जरूरी नहीं है वो एजेंसी के पद पर जो बैठे अधिकारी हैं या उस पद पर जो बैठे लोग हैं वो भी आपकी तरह उतने ही संवेदनशील हों। बिल्कुल। तो उस स्थिति में क्या होता था, टाइम बहुत लगता था। उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया है, जो बहुत जल्दी लगभग भारत के सभी कोने में, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हो जाएंगे। बहुत जगह एक्टिव हो भी गए हैं। अब इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, जो आप सीधा रेस्क्यू कीजिए, पुलिस के साथ वन स्टॉप सेंटर पहुंच जाइए। वहाँ एक IAS लेवल के अधिकारी भी होते हैं जो आपके सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। वहाँ सारा जांच पड़ताल, मतलब सारी व्यवस्थाएं वहाँ होंगी। वाह। और फिर उनको रखने की भी व्यवस्था है उसमें साथ में। वाह वाह वाह। मनोज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो मानव तस्करी हो चुके हैं, जो शिकार बन चुके हैं, उनके पुनर्वास और उनके जीवन को सुधारने के लिए और क्या क्या उपाय आवश्यक होने चाहिए? देखिए, इसमें जो रेस्क्यू हो जाता है जी, रेस्क्यू होने के बाद समाज की एक धारणा हो जाती है। उनका जो दृष्टिकोण है उस व्यक्ति के लिए जो देखते हैं उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े, उसके लिए अलग अलग होम का व्यवस्था है, जिसमें बालिका गृह का व्यवस्था है, जिसमें रखा जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको खाना पीना रहना सारा व्यवस्था जो है सरकार करती है। सब व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से किया गया है इसमें, जो कहीं से भी दिक्कत नहीं हो। जो लोग चाहते हैं वहाँ से जो हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो उनके पढ़ाई की भी व्यवस्था है, जो अलग अलग NGO के माध्यम से होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो इस तरीके से वो समाज की मुख्य धारा में वापस आते हैं। ऐसा नहीं है जो नहीं आते, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो समाज की मुख्य धारा में उन्होंने वापसी किया है। मनोज जी, ज़्यादातर देखा गया है कि इस तरह की तस्करी में जो युवा होते हैं, युवक और युवतियाँ, वही इस चीज़ के ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अनुभव नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति का जो आकर्षण है वो ही उसको घायल करता है या आकर्षित करता है। लेकिन आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तरह की मानव तस्करी से या स्वयं को, अपने आप को इस तरह से बचा सकें? देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है। यदि शायद मैं इस पे कुछ कहूँ तो उसका समाज के अंदर एक अलग तबका जो बैठा हुआ है उसका विरोध भी कर सकता है। जी। तो यदि आप इस विरोध को झेलने की ताकत रखते हो तो हम ये बताएं। नहीं, हम तो समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, समाज को एक सही दिशा में ले जाने की बात। समाज में कई तरह के लोग हैं जी। हम लोग आजकल एक नया फैशन से दौर से गुजर रहे हैं जी, जिसमें लव मैरिज, नाम सुने होंगे, लव मैरिज होता है। जी जी जी। किसी समय में 2-4 बच्चे हुआ करते थे लोगों को, आजकल सिंगल बच्चे का जमाना हो गया है। एक बच्चे हैं, सारे ख्वाब उन्हीं से पूरा होना है। 20 साल से वो अपने बच्चे की तरह उसको पाल रहे हैं। 2 महीने किसी के साथ आपका मुलाकात हुआ, आप ये भी नहीं समझे उसका बैकग्राउंड क्या है। किसी विपरीत सेक्स के साथ आपका मुलाकात हुआ। जी 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 जी। नहीं, ये जरूरी नहीं विपरीत सेक्स के साथ, क्योंकि ये रैकेट जो है ना वो विपरीत सेक्स नहीं, उसी के तहत हो रहा है। एक लड़की ही जो है एक लड़की को, या एक लड़का जो है एक लड़का को डाइवर्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ ऐसे है तो वहाँ चलो, हमने ये किया है, हमने ऐसा देखा है, तो आप उस लालच में आ जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो जानता है रियल। आप देखें जो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस प्रोफेशन से है, आपके ऊपर जो वो खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, या आपके ऊपर खर्च क्यों कर रहे हैं। हम लव मैरिज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है वो कंसर्न में आप करें, वो अपने गार्जियन को बता कर करें जी। कहीं कदम उठाने से पहले आप जरूर सोच समझ लें जो ये कदम कहाँ जाके रुकेगा हमारा। जी जी जी, जी। ये जरूर सोचें, और साथ में पेरेंट्स को जरूर इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स को जरूर रखें, क्योंकि हमने देखा है जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हमें कहा जाता है जो हम वाइफ हस्बैंड हैं, कितने दिन हो गए आपकी शादी के, अभी मैंने लव मैरिज किया है, 2 महीने हो गए।
कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, कोई कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता उनके पास। उनको लगता है बस यही दुनिया है। तो ऐसा नहीं है। आप इस दुनिया से बाहर निकलें, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने हैं। हो सकता है आप वो महिला हों, या हो सकता है आप वो बच्चे हों जो कल हो के देश का भविष्य हों। आपके ऊपर लोगों का नज़र हो, आप एक मार्गदर्शक हों। वाह। इसलिए आप अपने आप को कभी भी किसी को सौंपे नहीं। आप ये सोच के चलें, कल हो के हम एक ऐसे आदमी बनेंगे जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। वाह। आप इस दृष्टिकोण से हमेशा किसी के अच्छे साथ नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे मार्गदर्शक बनेंगे। वाह। तो आप इस दृष्टिकोण से आगे बढ़े हमेशा। ये सोचकर कभी नहीं बढ़े जो हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाए नहीं। हम कहना चाहते हैं आपको, आज के दौर में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में वो सफल हुए हैं। जी 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 जी। यदि कल हो के वो किसी के शिकार हो जाते तो क्या वो मार्गदर्शक बन पाते? आप भी अपने आप को वही समझें जो हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहें, हमेशा समाज के उच्च कोटि की भूमिका में रहें, न कि इस भूमिका में रहें ये आदमी के साथ हम जाएंगे और हो सकता है हमारा लाइफ सेटल हो जाए। ऐसा नहीं है। तो हमेशा कंसर्न में रहें और समाज के बीच रहें। मनोज जी, आजकल एक और चलन शुरू हो गया है युवाओं के भीतर में कि वो शादी नहीं करते, उसके बावजूद भी पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं, जिसे शायद लिविंग इन रिलेशन का नाम दिया गया है। उस विषय में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अजीब प्रश्न है और हम लोग शायद इसका सही से समझ भी नहीं पाए हैं अभी तक जी, क्योंकि हम लोग इस दौर से कभी गुजरे नहीं और ना चाहते हैं जो कोई गुजरे जी। ये एक अजीब रिलेशन का नाम है लिविंग रिलेशन। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमारे साथ यात्री होते हैं सामने वाले जी। बहुत अच्छा संबंध होता है मेरा, बहुत अच्छा संबंध होता है उनके साथ। वो जो खाना ले जाते हैं वो हमें देते हैं रात को, जो अरे सर खाइए, कुछ खाइए, आप भी खाइए, ये मेरे घर से बना हुआ ये खाइए। इसका मतलब ये नहीं है जो हम उन्हें जीवन साथी बना लें। वाह। इसका मतलब ये नहीं है जो वो हमारे लाइफ के एक पार्ट बन जाएं, ऐसा नहीं है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बाहरी संबंध के रूप में ही काम करे तो वो अच्छा होता है। हमारा जो इंटरनल पार्ट है, हम एक छोटी सी बात जब होती है जिसके साथ हम क्लास में फर्स्ट क्लास से लेके 11th क्लास तक पढ़ाई करते हैं, उनको भी हम नहीं बताते हैं जो मेरी मम्मी का अवगुण क्या है, मेरी मम्मी क्या करती हैं। फिर हम वो 4 महीने या 2 महीने वाले में हम उनको सब कुछ बता देते हैं। वो हमें उसी का फ़ायदा उठाते हैं जी। और वो हमें मेंटली डाइवर्ट करने में सफल हो जाते हैं और हम उस सफलता के उस कुंजी में फंस के रह जाते हैं जहाँ से हम बाहर निकलना हमें मुश्किल होता है। हमें लगता है जो ऐसे संबंधों को परमानेंट नहीं किया जाए, ऐसे संबंधों को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाए, इसके लिए हम सरकार से भी कहेंगे जो इस तरीके का जो संबंध है जी। वैसे इस पे टिप्पणी करना गलत होगा क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट भी अपना टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस समाज में हम जीते हैं, जैसे हम अभी दिल्ली में ये इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली का जो सोसाइटी है वो एक अलग सोसाइटी है, लेकिन यदि यहाँ से उठ के हम बिहार चले जाएं, यहाँ से उठ के हम मध्य प्रदेश चले जाएं, यहाँ से उठ के हम छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहाँ का एक समाज, वहाँ का एक कल्चर अलग है, वहाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और उस नवयुवक या नवयुवकी को भी हम बताना चाहते हैं जी, जो आप पूछिए अपने फादर से क्या उनको पसंद है जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो कर्म करने के लिए हुआ है। वाह। और कर्म में हर तरह का कर्म शामिल है। जब हम बचपन में होते हैं तो जो माँ बाप है वो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं हमको लेकर जी। मेरा बेटा अब इतने साल का हो गया, अब इतने साल के बाद कमाना शुरू करेगा, इतने साल के बाद ये होगा, और वो चिंतित होने लगते हैं जब हम 25 या अप्रॉक्स आसपास पहुंचते हैं, अच्छा परिवार मिले तो इसका शादी करें। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है जी जी जी। स्वार्थ उनका ये होता है जो आपका परिवार बेहतर तरीके से आपको रखे,
आप आगे बढ़ें जिससे कि उनका भी नाम रोशन हो। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी जानकारी। इस भावना के साथ आप देखिए अपने माता पिता को, और इस भावना के साथ उस समाज को देखिए। जब आप लिविंग रिलेशन में रहते हैं और कोई जाके कहता है आपके गांव में, आपके लड़की को देखें उस लड़के के साथ, या आपके लड़के को देखें वहाँ पे सिगरेट पी रहा था उस लड़की के साथ, कितना आहत होते होंगे आपके माँ बाप। आप इसको सोचिए हमेशा, उस सोच के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़िए। तभी आपके अंदर घर से यदि भावना नहीं जुड़ेगा, भक्ति नहीं जुड़ेगा, तो आप कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। ये हम आपको कहते हैं। सबसे पहले अपने घर के भक्त बनिए, उसके बाद आप देशभक्त बनिए। सिर्फ तिरंगा 15 अगस्त को पीछे से लहरा लेने से, फेसबुक पे लगा देने से आप देशभक्त नहीं हो जाएंगे। वाह वाह वाह, ये हमेशा ध्यान रखें। पहले आप घर के भक्त बने, उसके बाद राज्य के, उसके बाद देश के भक्त बने। क्या तो आपकी उपमा दी जाएगी आगे। बहुत अच्छी जानकारी मनोज जी आप दे रहे हैं। हमारे युवाओं को बहुत अच्छी तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, बहुत साधुवाद है आपको। हम आगे चलते हैं प्रश्नों की। जैसा कि हम मानव तस्करी की बात कर रहे थे, हम अपने देश के भीतर की मानव की तस्करी की बात कर रहे थे, लेकिन ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। जैसा आपने बताया कि भारत और अन्य देश के साथ इस मामले पर साझेदारी करके किस तरह से समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए, टाइम टू टाइम इस पे सम्मेलन होता रहा है, और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो हमारे देश का एक कॉपी अलग देश से साइन होता है जी, क्योंकि यह जाल बहुत बड़े लेवल से है, और ये जाल देश विदेश में फैला हुआ है। ये हमारे भारत के लिए ही संकट नहीं है, बल्कि विदेशों के लिए भी उतना ही बड़ा संकट होगा जितना बड़ा संकट हम लोग समझते हैं भारत में रहकर। तो शायद हमें लगता है इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है जी, और एक अच्छा परिणाम देखने को हमें शायद मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इस पे बहुत ही संवेदनशील है। मनोज जी, बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आप दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नया विषय है ट्रू मीडिया समूह के लिए, ट्रू मीडिया के दर्शकों के लिए, और इसमें ट्रू मीडिया के दर्शक और तमाम दर्शक जागरूक हों, ये हम चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि मानव तस्करी को समाप्त कैसे किया जाए, आपके विचार इसमें क्या है? मानव तस्करी समाप्त करना आज के डेट में बहुत शायद सोचना भी हमें लगता है जो बेकार है, क्योंकि यह एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है हमारे देश में जी। उस तक पहुंचना, उस तक समझना शायद बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने आपको पहले भी बताया है, जो हमारे देश के नामी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जी, जहां हम अपनी इलाज के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया जाता है, जो आपके पेशेंट आईसीयू में हैं, आप नहीं मिल सकते हैं। पेशेंट तो बेहोश है, उसे तो पता ही नहीं है, वो क्या समझेगा जो मेरा ऑर्गन क्या हो रहा है। बिल्कुल, उसके साथ आप किस पे विश्वास करेंगे? हम डॉक्टर को देवता मानते हैं, लेकिन वो देवता ही यदि ऐसा काम करेगा तो हम किस पे विश्वास करेंगे, और कैसे हम कह सकते हैं जिसको खत्म कर सकते हैं हम? वाह वाह, ये समस्याएं हैं, लेकिन बहुत हद तक हम लोग जागरूक हो रहे हैं, और किस किस तरीके से तस्करी किया जा रहा है वो हम लोग समझने में बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं जी, जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और उम्मीद है आगे और बढ़ चढ़ कर जो है इसमें काम होगा। वाह वाह मनोज जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ आप दे रहे हैं हमें। हम थोड़ा सा अब अपने दर्शकों का टेस्ट, स्वाद संवाद के द्वारा बदलना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वर्तमान में मौजूदा समय में छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, और आज के समय में छठ पूजा सिर्फ बिहार, झारखंड व अन्य राज्यों तक सीमित नहीं है। पूरे देश और विदेशों में छठ पूजा मनाई जाती है, जिसमें सूर्य देवता को पूजा जाता है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है, और पूरे देश विदेश की जो हमारी मानव जाति है उसको सुख शांति के साथ जीने की एक नई वहाँ से शुरुआत की जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब छठ पूजा कुछ राज्यों से निकलकर पूरे देश विदेशों में पहुँची है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम तमाम देशवासियों को और तमाम सनातनियों को जो छठ पर्व को एक उत्साह के रूप में, एक विश्वास के रूप में जी मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। साथ में आज के दिन ये संयोग है जो हमारा साक्षात्कार आज हो रहा है, और विगत रात में
हमारे बीच जो छठी मैया के लिए जो लोक गायिका थी, जिन्होंने गायन के जरिए अपने बताया जो छठ पर्व को कैसे मनाते हैं जी, इसकी महत्व क्या है, वो हमारे बीच आज नहीं है। सुबह का सूरज नहीं देख पाई वो। छठी मैया शायद उनको लगा जो अब ले लेना चाहिए, वापस अपने पास बुला ली। ऐसे बेटियों को हम नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ट्रू मीडिया परिवार के माध्यम से, मिथिला कला विकास समिति के माध्यम से। और साथ में आप छठ पर्व की बात करते हैं, इसका महत्व सबसे बड़ा ये है जो लोगों का विश्वास। हम जब किसी भी काम को करते हैं तो यदि हमें विश्वास हो जो इस काम को करने से ये सफल होंगे, हम इस काम को करने से हमें ये मिलेगा, तो उस काम करने की जो भावना है, उस काम करने का जो हमारा फोर्स है शरीर का, वो एक अलग हो जाता है। हमें समय पर कहीं पहुंचना है, हम गाड़ी तेज चलाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है जो हम इतने बजे इतने तेज चलाएंगे तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। जी। तो वैसे ही ये छठ पर्व होता है, वो एक विश्वास का पर्व है। वाह। और ये विश्वास हम लोग देख रहे हैं जो दिन प्रतिदिन, आपने देश की बात किया, हम कह रहे हैं विदेश में भी बहुत जगह मनाया जाता है। जी। और अलग अलग संस्कृति के लोग मनाते हैं। और एक खास करके हम आपको बता दें, जो आज हमारे बहुत चर्चाएं होती रहती है मीडिया में, सनातनी 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 जी, मुस्लिम भी छठ पर्व मनाते हैं। वाह वाह वाह। ईसाई भी छठ पर्व मनाते हैं क्योंकि उनका विश्वास जुड़ा हुआ है इससे। हमें बहुत जगह मुस्लिम लोग होते हैं जो व्रती होते हैं, वो कैसे मना रहे हैं हम छठ, वो देखकर सारा वो उसी तो एक्टिविटी से मनाते हैं। वाह। और उनका विश्वास शायद पूरा हुआ, इसीलिए वो छठ मनाते हैं। क्योंकि यह जो सूर्य उपासना का जो पर्व है, यह एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी हम प्रणाम करते हैं। वाह वाह वाह। क्योंकि एक उम्मीद है जो इनको जो प्रणाम कर रहे हैं, यह एक सवेरा लेके आएंगे, और जब उगते हैं तब भी उनको हम प्रणाम करते हैं। जो आखिर मेरा जो सपना था जाने टाइम में, जो मैंने आपको कहा था, आप जब आप सुबह वापिस आए हैं तो क्या वो मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ या नहीं? यह एक विश्वास जो है के साथ हम लोग सूर्य उपासना का जो महापर्व है छठी मैया का, वो हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मनोज जी। हम एक और जानकारी लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। छठ पूजा में कोसी भरने की जो परंपरा है वो क्या है, उसको जरा विस्तार से बताएं। हमें लगता है जो लोग जो मनोकामना मांगते हैं, सूर्यदेव से जो मांगते हैं, जो आप जैसा एक पुत्र हो, आप जैसा एक पुत्री हो, यशस्वान हो, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जी, वो इसमें पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करती हैं और भगवान को अर्घ देती हैं। उनका जो भोग लगा हुआ जी, जिसको अर्घ कहते हैं, भोग लगा हुआ जो सामग्री है जी, उस सामग्री को, पूजा अर्चना की जो सामग्री है, हाँ, तो उनको भगवान को जो हमने भोग लगाया है जी, वो सामग्री को फिर अपने टोकरी में बांधते हैं। हाँ। और बांधकर जो है फिर हम लोग अपने घर जाते हैं, प्रसाद के रूप में उनका सेवन करते हैं। और एक खास बात आपको बताएं, जो इसमें समझने की चीज़ है, जो हमारी मिथिला की जो परंपरा है, वो जो टोकरी होता है, उस टोकरी में कहीं ज्वाइंट नहीं होता है। वाह। यदि हम साड़ी लेते हैं, साड़ी में सिलाई होता है, साड़ी में हमारा ज्वाइंट रहता है, उस टोकरी में कहीं भी बंधन नहीं होता है, गांठ नहीं लगती, गांठ नहीं होता है। क्या बात है, ये विशेष जानकारी आप दे रहे हैं। और इसीलिए शायद इस टोकरी का, चूंकि हम यदि किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो बंधन में होगा। जी जी जी। तो ये भी एक खास बात होता है इसमें, वाह, शायद समझने की बहुत बड़ी चीज़ है जी। छठ महापर्व को हम लोग जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, हमें लगता है उससे और अधिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज का इसमें इतिहास है। वाह। हमारी दादी लोग जो करती हैं छठ, दादी उतना देर बोला नहीं जाता है जितना देर आपका सामग्री बनता है।
अच्छा, जब सामग्री घर में तैयार की जाती है रसोई में, हम लोग मौन रहना पड़ता है। अरे वाह वाह वाह। उसके पीछे लॉजिक है। जब हम बोलते हैं दृश्य में या अदृश्य रूप से हमारे मुंह से थूक निकलती है, लाड़वा निकलती है, वो सामग्री अशुद्ध हो जाएगा, दूषित हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। तो इसीलिए हम देखने में मिलता है जो जितना देर हम सामग्री बनाते हैं, मुंह बंद करके बनाते हैं, साइलेंट मोड में बनाते हैं, तो ये एक बहुत ही, जितना इसमें आप विश्वास जगाएंगे इस पर्व में, मनोज जी, जितना इसके प्रति विश्वास जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी माता बहनें रसोई के अंदर मौन के दौरान जो पकवान या जो सूर्य देवता को अर्पित करने वाली सामग्री, वो क्या क्या होती है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ मुख्य जानकारी दें। कुछ एक ठकुआ होता है जो बनता है पकवान के रूप में जी, भुसवा होता है जो पकवान के रूप में बनता है। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है। कुछ लोग फ्रूट्स देते हैं, नारियल सबसे ज़्यादा देखते होंगे आप, नारियल का, गन्ने का भी इसमें प्रयोग, गन्ने का भी प्रयोग। अच्छा, गन्ने का भी प्रयोग इसमें, कहीं कहते हैं कि 5, 11, 21, ये क्या परंपरा है? वो आप घेरा बना के रखते आप हैं, जो मान्यता मांगते हैं जी, ठीक है, आप इतना ही देखते हैं। आप बहुत जगह देखिएगा जब हमारी छठ व्रतियां जाती हैं अपने घर से तो ढोल नगाड़े के साथ जाती हैं। जी। बहुत जगह जो बिना वैसे भी जाती हैं, सिर पे टोकरी लिए अपना चलते बने जी। तो ये अलग अलग जो मनोकामनाएं की हैं सूर्यदेव से, यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो हम ऐसे करेंगे, वो मनोकामनाएं उस तरीके से पूर्ण किया जाता है, सूर्य देवता को अर्पित करते हुए। वाह वाह। और बहुत जगह दंडवत करते हुए भी जाते हैं। जितना कहा जाए शायद उतना कम होगा। इसका इतिहास बहुत ही विभिन्नताओं का है जी, और जितना इसका पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतना लगेगा और विश्वास आपका जो है और दृढ़ता बढ़ता जाएगा। वाह 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 वाह। मनोज जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो व्रती होती हैं माता बहनें, वो जल के भीतर रहकर अर्घ्य देती हैं, सूर्य उपासना करती हैं, सूर्य डूबते हुए सूर्य को भी, उगते हुए सूर्य को। तो ये भी जानना चाहेंगे हम कि हम जो पानी, जो व्रती होती हैं, महिला पुरुष होते हैं, जो पानी में ठहरते हैं, क्या वो चलता हुआ पानी होता है या ठहरा हुआ पानी होता है, या आजकल कुछ लोगों को दिखा के छत के ऊपर भी पानी का एक स्रोत बना लेते हैं और वहाँ भी पूजा करते हैं? तो इनके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मैंने सबसे पहले ही बताया है कि ये पर्व एक विश्वास का पर्व है जी। विश्वास आपका कहाँ पे है? गांव में जो तालाब होता है वो चलता हुआ पानी नहीं रहता है जी, लेकिन उस तालाब के अंदर होता है। हर जगह नदी उपलब्ध नहीं है जी। जहाँ नदी है वहाँ लोग नदी में करते हैं जी, जहाँ तालाब है वहाँ लोग तालाब में करते हैं जी। जहाँ वो भी संभव नहीं है जी, क्योंकि पानी को हम सिर्फ एक पानी की जल के दृष्टिकोण से देखते हैं। जल, गंगा मैया का जल, यमुना मैया का जल, जल जो है वो अपने आप में गंगा जल है। वाह वाह वाह। जो जल जहाँ है वो पवित्र है। तो उस पवित्रता में यदि हम खड़े होते हैं ना, तो अपने आप को भी हम पवित्र महसूस करेंगे। वाह वाह वाह। इसीलिए वो आस्था, वो विश्वास उस जल में है। कहते हैं जो यदि एक टब रख दिया जाए, उसमें एक बूंद यदि गंगाजल डालते हैं आप, तो वो जल जो है गंगाजल हो जाता है। वाह वाह, शुद्ध। ये एक आस्था है, ये एक शुद्ध है। वाह वाह। तो हम इसीलिए जो है छत पे जो करते हैं वो भी ठीक है, उनका विश्वास है। जो इस जल को हमने गंगाजल बना दिया है, सूर्य देवता उनकी भी मनोकामना की भी पूर्ति करते हैं, उसी रूप में लेते हैं जिस तरीके से लोग नदी में जाके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज झा जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखें, और बहुत अच्छा लगा जो कोई मीडिया इस तरीके के टॉपिक को भी उठा रहा है, इस तरीके से नज़र रख रहा है समाज के ऊपर। जो तस्करी भी एक हमारा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है आज के दौर में वो बढ़ चुका है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सच्चाई है, यही है जो बढ़ चुका है, और उसका एजेंडा फिक्स होता है। ऐसे खास एजेंडे को लेकर मीडिया की बड़ी भूमिका है समाज में, और उनको उतना ही सहयोग करना चाहिए जितना एक समाज सेवी कर रहा है, उससे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बढ़ने का माध्यम है, हमारा जो आप तक पहुंचने का माध्यम है, वो यही मीडिया होता है। बिल्कुल सही कहा। मीडिया को भी इस विषय को इतने ही संवेदनशील के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद।
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।